Welcome and good morning, dear student. I am Fulkwar, Assistant Professor, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज़, एफजेएम गवर्नमेंट कॉलेज मंडी आदमपुर। आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की रक्षा नीति। भारत की रक्षा नीति क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? आज के माहौल में जब देश आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों ही प्रकार से अनेकों प्रकार के खतरों का सामना कर रहा है, तो उसके लिहाज से हमारे लिए एक सुदृढ़ रक्षा नीति अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि रक्षा नीति क्या है। किसी राष्ट्र द्वारा अपनी जनता तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जो भी योजना या नीति बनाई जाती है उसको रक्षा नीति कहा जाता है। यानी कि हमारा देश अपनी जनता की रक्षा के लिए या हमारे जो भी राष्ट्रीय हित हैं उनकी रक्षा के लिए जो भी योजना बनाएगा उसको हम भारत की रक्षा नीति कहेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है? वे कहते हैं कि हर भारतीय को ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हम किसी दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। यानी कि भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी ये कहते हैं कि भारत को अपनी रक्षा के लिए किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कोई और देश हमारी राष्ट्रीय रक्षा और हमारे राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा नहीं कर सकता। उसकी सुरक्षा जो भी करेगा वो हम करेंगे, यानी भारतवासी ही अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा कर सकते हैं। रक्षा किसी राष्ट्र का सबसे आवश्यक कार्य है और अप्रत्यक्ष तौर पे हमारी प्रभुसत्ता का लक्षण भी है। रक्षा कार्यों की मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र सेनाओं की होती है। सशस्त्र सेना ही आंतरिक व बाह्य खतरों का सामना करके देश में शांति व्यवस्था बनाती है। राष्ट्र को सर्वोपरि मानने का मकसद भी यही है कि वह शक्ति का स्वामी होता है और सभी संस्थाओं को नियंत्रण में रखता है। यानी कि हम राष्ट्र को जब सर्वोपरि मानते हैं तो उसको मानने का मुख्य उद्देश्य भी यही होता है कि हमारा देश जो होता है वो शक्ति का स्वामी है। हमारे देश में जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे असैनिक है चाहे सैनिक है, उन सभी के ऊपर हमारा राष्ट्र ही नियंत्रण रखता है। इसी रक्षा व्यवस्था का एक आवश्यक तत्व है रक्षा नीति। यानी कि हमारी रक्षा व्यवस्था का सबसे आवश्यक जो तत्व है वो हमारी रक्षा नीति ही है। किसी राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी हद तक उसके द्वारा बनाई गई रक्षा नीति के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि हमारे देश की जो रक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक हम जो रक्षा नीति बनाते हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। एक मजबूत रक्षा नीति बनाते समय राष्ट्र को भौगोलिक, धार्मिक, जातीय स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति आदि को ध्यान में रखकर एक समयानुकूल व तर्कसंगत रक्षा नीति बनानी चाहिए। यानी कि जब हम अपनी रक्षा नीति बनाते हैं तो हम हमारे देश के भौगोलिक परिस्थिति को देखते हैं, धार्मिक व जातीय स्वरूप को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय माहौल को देखते हैं और इन सब चीज़ों को देखकर ही हम अपनी रक्षा नीति को बनाते हैं। भारत की वर्तमान परिस्थिति बहुत नाजुक है। हमें न केवल चीन पाकिस्तान के सैन्य गठजोड़ का सामना करना है, अपितु रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए, धार्मिक कट्टरता, विभिन्न अक्षेत्रीय विवादों का भी ध्यान रखना है। यानी कि ये जो समस्याएं हैं हमारे रक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती हैं। चाहे इसमें रोहिंग्या समस्या हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ हो, चाहे धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है हमारे देश में, चाहे जातीय स्वरूप हो, ये सारी चीज़ें हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा घातक हैं, हमारी रक्षा व्यवस्था के लिए। अतः अपनी राष्ट्रीय रक्षा नीति बनाते समय भारत पंचवर्षीय रक्षा उत्पादन योजना, वार्षिक बजट व तीनों सेनाओं की आवश्यकताओं को भी इसमें शामिल करता है। यानी कि हम जब भी अपनी रक्षा नीति बनाते हैं तो उसमें भारत जो है पंचवर्षीय रक्षा उत्पादन योजना को उसमें शामिल करता है, वार्षिक बजट व तीनों सेनाओं की आवश्यकताओं को इसमें शामिल करता है। यानी कि ये सारी चीज़ें वो करके हम अपनी रक्षा नीति बनाते हैं।
रक्षा नीति को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? की एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन डिफेंस पॉलिसी। हमारी रक्षा नीति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, उसको निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है भौगोलिक तत्व, ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स। भौगोलिक तत्व किसी भी राष्ट्र की रक्षा नीति निर्धारित करते समय उसकी भौगोलिक स्थिति व सीमाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारा देश है, जब भी रक्षा नीति हम बनाएंगे तो हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, हमारी सीमाएं हैं, बॉर्डर हैं, हम उनका विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। भारत एक विस्तृत सीमाओं वाला राष्ट्र है। भारत की वर्ष की जो सीमाएं हैं वो दूर दूर तक फैली हुई हैं। हमारी थलीय सीमा भी है, हमारी जलीय सीमा भी है, और इसके अकॉर्डिंग ही हमें सभी प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है। हमारी सीमा पर एक परमाणु शक्ति संपन्न असफल राष्ट्र पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आर्थिक रूप से वो बिल्कुल टूट चुका है। जनता वहाँ की त्राहिमाम कर रही है। तो ये एक असफल राष्ट्र है, लेकिन इस असफल राष्ट्र के पास भी परमाणु ताकत मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो हद से ज़्यादा भारत से नफरत करता है। उसका बस चले तो वो जितने भी उसके पास परमाणु बम है वो सारे के सारे भारत के ऊपर गिराकर भारत को बिल्कुल ख़त्म कर दे। तो ये असफल जो राष्ट्र है वो हमारी सीमाओं के ऊपर लगता है। इसके अलावा विस्तारवादी चाइना भी हमारी सीमाओं के ऊपर मौजूद है। कभी वो अरुणाचल प्रदेश में हस्तक्षेप करता है, कभी वो अक्साई चीन में हस्तक्षेप करता है, कभी वो लद्दाख में हस्तक्षेप करता है, कभी वो सिक्किम की तरफ से हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। इसके अलावा हमारी सीमाएं धार्मिक रूप से लगातार कट्टर हो रहे बांग्लादेश, बर्मा और श्रीलंका के साथ भी लगती है। बर्मा और श्रीलंका में बौद्ध लोग हैं। बौद्ध लोग वहाँ के जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे तमिल हैं, रोहिंग्या हैं और दूसरे समुदाय हैं, वे उनके साथ उनके लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और ये देश लगातार कट्टर हो रहे हैं। बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पर मुस्लिम जो हैं वो दूसरे समुदाय को तंग कर रहे हैं। श्रीलंका और बर्मा में जो बौद्ध समुदाय है वो दूसरे समुदाय को तंग कर रहे हैं। और विडंबना एक ही एक तीनों ही राष्ट्र जो हैं वो भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इनके अंदर जो उथल पुथल होती है वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इन सब देशों की आंतरिक परिस्थिति का भारत के ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा विश्व व्यापार की कुंजी हिंद महासागर भी भारतीय सीमाओं के पास है, यानी कि भारतीय तटों को हिंद महासागर भी छूता है। और व्यापार की दृष्टि से हिंद महासागर दुनिया का सबसे उपयुक्त महासागर माना जाता है। चाहे तेल का व्यापार हो, चाहे टिन का व्यापार हो, चाहे बॉक्साइट, अभ्रक, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका व्यापार इसमें हिंद महासागर के द्वारा ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सीमाओं के अंदर हैं और इन सब को देखते हुए हमें एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पॉलिसी बनाने की ज़रूरत हमेशा रहती है, क्योंकि हमारा जो पड़ोस है वो उसमें भी उथल पुथल रहती है। और हिंद महासागर है, वहाँ पर भी चाइना, अमेरिका, रूस जैसे शक्तिशाली देश है अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश करते रहते हैं। और ये जो कोशिशें होती हैं ये हमारी रक्षा व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। उसके बाद आता है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रक्षा नीति निर्धारण में उस राष्ट्र का आर्थिक विकास भी एक प्रमुख आधार है, क्योंकि राष्ट्रीय आर्थिक विकास उसके रक्षा व्यय को तय करता है। यानी कि हमारा जो आर्थिक विकास है वो ये तय करेगा कि हम रक्षा व्यवस्था के ऊपर कितना ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। हमारा आर्थिक विकास ही हमारे रक्षा व्यय को बताता है। इस दृष्टि से भारत की स्थिति संतोषजनक है। अगर आर्थिक रूप से हम अपने देश को देखें तो हमारे देश की जो स्थिति है वो संतोषजनक हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, औद्योगिक विकास हमारा ठीक प्रकार से हो रहा है, वैज्ञानिक व तकनीकी विकास में भी हम प्रगतिशील हैं। इसके अलावा यातायात की व्यवस्था के साथ साथ संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार की जनसंख्या हमारे यहाँ मौजूद है। आर्थिक विकास के आधार पर ही वर्ष 2018-19 का रक्षा बजट 2.74 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.95 लाख किया गया है।
यानी कि हम अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर रहे हैं। रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी आर्थिक जो विकास है वो अच्छे प्रकार से चल रहा है। तीसरे नंबर पे आता है पड़ोसी देशों की रक्षा तैयारियां। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें राजनीतिक आर्थिक रूप से उथल पुथल मची रहती है। तो उनके यहाँ जब भी उथल पुथल मचती है तो हमारी जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा व्यवस्था है वो तुरंत खतरे में आ जाती है। वे हमारे पड़ोसी हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। रक्षा नीति बनाते समय हमें अपने पड़ोसी राष्ट्रों की रक्षा तैयारी, रक्षा विकास एवं हथियारों की होड़ का ध्यान रखना पड़ता है। भारत अपनी रक्षा नीति बनाते समय चीन, पाकिस्तान के आणविक हथियारों, युद्धक विमानों, मिसाइलों के विकास आदि पर पूरा ध्यान देता है। यानी कि हम जब अपनी रक्षा नीति बनाते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि चीन, पाकिस्तान किस प्रकार के हथियार है वो उनका निर्माण कर रहे हैं, उनके पास कितने प्रकार के परमाणु हथियार हैं, किस प्रकार के उन्होंने लड़ाकू जहाज ले लिए हैं, किस प्रकार के उनके पास और दूसरे प्रकार के हथियार हैं। इन सब को देखकर ही हम अपनी रक्षा नीति बनाते हैं। आज के समय में चीन हथियारों का एक बड़ा बाजार है। हथियारों के बाजार में आज चीन एक बड़ा देश माना जाता है। वो दुनिया के बहुत सारे देशों को हथियार है वो दे रहा है। हथियारों के बाजार में चीन की जो इज्जत है, जो उसका रुतबा है, उसके बारे में कहा जाता है कि चीन हथियारों के बाजार में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन नहीं करता। यानी कि वो किसी भी नियम, कायदे, कानून को नहीं मानता है व्यापार करते समय। पाकिस्तान भी लगातार अपने हथियारों के जखीरे में वृद्धि कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आर्थिक रूप से पाकिस्तान जो है वो टूटने के कगार पर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हथियारों के जो होड़ है उसमें वो लगातार भारत को टक्कर देने की कोशिश करता रहता है। हालांकि उसके पास आर्थिक रूप से उसके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अपनी जनता का विकास करने के बजाय पाकिस्तान हमारे देश को बर्बाद करने के बारे में ज़्यादा सोचता है, और वही उसकी मेन प्रॉब्लम भी है। इसके अलावा हमें श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, बर्मा आदि देशों में हो रही राजनीतिक व आर्थिक उथल पुथल का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये सारे के सारे हमारे पड़ोसी देश हैं, और एक दो देश को छोड़कर बाकी के जितने भी देश हैं सारे के सारे उनमें वे आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं कहे जा सकते। उनमें हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो जब भी हम अपनी रक्षा नीति बनाते हैं तो अपने जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनका ध्यान रखते हैं। उसके बाद आती है नेशनल प्रॉब्लम्स, राष्ट्रीय समस्याएं। भारत एक विशाल देश माना जाता है। अक्षय क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के 7वें नंबर के बड़े देश हैं हम। इतने बड़े राष्ट्र में कोई ना कोई समस्या हमेशा रहती ही है, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो दूसरे प्रकार की हो। किसी भी राष्ट्र की रक्षा नीति बनाते समय उस राष्ट्र की विभिन्न आंतरिक समस्याओं को ध्यान में रखा जाता है। भारत में अनेकों आंतरिक समस्याएं हैं, जिनमें उग्रवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, जातीयता व धार्मिक कट्टरता प्रमुख है। ये सारी की सारी समस्याएं हमारे देश को दीमक की तरह खा रही हैं। इन समस्या को उग्र बनाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI खाद पानी देने का काम करती रहती है। सिर्फ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ही नहीं, चाइना की खुफिया एजेंसी हो या दूसरे देशों की खुफिया एजेंसी हो, हमारे जो दुश्मन देश हैं वे चाहते हैं कि भारत आर्थिक और सैनिक रूप से ताकतवर ना बने, तो उसके लिए कोई ना कोई हरकत वो करते रहते हैं। अतः इनसे निपटने की पूरी तैयारी भी भारत सरकार को करनी पड़ती है। यानी रक्षा नीति बनाते समय हमारी जो आंतरिक प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, हमें उनका पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद आती है इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं। रक्षा नीति बनाते समय अंतर्राष्ट्रीय माहौल का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। सोवियत संघ के पतन के बाद पूरी दुनिया पूरी तरह से एक ध्रुवीय हो चुकी है। पहले दुनिया में 2 ध्रुव माने जाते थे, एक अमेरिका, एक रूस। लेकिन सोवियत संघ के पतन होने के बाद जो रूस वाला ध्रुव था वो खत्म हो चुका है, और आज की जो दुनिया है वो अमेरिकी नेतृत्व के नीचे जीने को मजबूर है। हमें इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि आज की जो दुनिया है वो एक ध्रुवीय दुनिया है, उसके हिसाब से ही हमें अपनी रक्षा नीति बनानी पड़ती है।
आज आतंकवाद व धार्मिक कट्टरता एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। हमें आणविक हथियारों व इस्लामिक कट्टरता पर भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और पाकिस्तान के रूप में हमारे पड़ोस में एक असफल राष्ट्र भी मौजूद है जो कि आणविक रूप से संपन्न है। हमें मई 1998 के परमाणु परीक्षण पाक चीन के सैन्य गठजोड़ को काबू में करने के लिए करने पड़े थे। यानी कि 11 व 13 मई 1998 के जो हमने परमाणु परीक्षण किए थे वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमें पाकिस्तान और चाइना को जवाब देना था जो लगातार हमारी सुरक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करने पर तुले हुए थे। दूसरे देशों के हथियारों के विकास व दौड़ का हमारी सुरक्षा पर पूरा प्रभाव पड़ता है, अतः हमें इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपनी रक्षा नीति को बनाना पड़ता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो माहौल है उसके हिसाब से भी हमें अपनी रक्षा नीति बनानी पड़ती है। इसके बाद आता है नेशनल डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट, राष्ट्रीय रक्षा व अनुसंधान विकास। किसी देश की सुरक्षा उसके सेना की संख्या पर ही नहीं अपितु उसके रक्षा विकास एवं अनुसंधानों के कार्यों से भी प्रभावित होती है। यानी कि कोई भी देश कितना शक्तिशाली है ये उसकी सेना के साथ साथ वो जो अपनी रक्षा नीति वो जो अपने राष्ट्रीय अनुसंधानों में और विज्ञान और टेक्नोलॉजी में जो निवेश कर रहा है ये उससे भी निर्भर करता है, उस पर भी निर्भर करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित वैज्ञानिक व तकनीक के क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान व विकास के माध्यम से नए हथियारों, नई रक्षा प्रणालियों तथा साधनों में आत्मनिर्भर बनाना ही इसका लक्ष्य होता है। यानी कि रक्षा एवं अनुसंधान विकास का जो मेन काम होता है वो होता है नई टेक्नोलॉजी के द्वारा नए हथियारों का निर्माण करना, नई रक्षा प्रणालियों का विकास करना और हथियारों के मामले में अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना, जिसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस दृष्टि से भारत तेजी से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ रहा है। अगर हम आज की बात करें वर्तमान समय की, तो भारत जो है लगातार अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। हमारे पास आज दुनिया के हर एक वो हथियार मौजूद हैं जो हमारी रक्षा करने में सक्षम हो। हथियारों के मामले में, रक्षा अनुसंधान के मामले में आज भारत जो है दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों को चुनौती देने में सक्षम है और इसका जो श्रेय जाता है वो हमारे रक्षा वैज्ञानिकों को ही जाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने विगत पिछले महीनों में बहुत से ऐसे नए हथियारों का परीक्षण किया है जो हमारी रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने HSTDV मिसाइल लॉन्च सिस्टम, सौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल, स्मार्ट मिसाइल, LGATGM मिसाइल, पृथ्वी 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस ER मिसाइल, AM के लड़ाकू विमान को प्रोटोटाइप आदि का टेस्ट किया है। यानी कि ये जो हथियार है ये हम बना रहे हैं या बना चुके हैं। इसके अलावा बहुत सी मिसाइलों व अन्य हथियारों का निर्माण भी बड़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। अगर हम आज के समय में रक्षा व अनुसंधान विकास की बात करें तो हमारी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं हमें वो हर चीज़ मुहैया करवा रहे हैं जो हमारी रक्षा के लिए ज़रूरी है। इस प्रकार हमारे अनुसंधान संस्थान हमारी रक्षा नीति को और ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं। इसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आर्मी, सशस्त्र सेना को उत्तरदायित्व। रक्षा नीति बनाते समय उस राष्ट्र की सेनाओं के उत्तरदायित्व कार्यों को गहनता से जांच पड़ताल की जाती है। इसमें यह देखा जाता है कि सेना को किस क्षेत्र में कैसा कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाए। यह अवलोकन उस राष्ट्र के आंतरिक व बाह्य खतरों के मद्देनजर किया जाता है। हमारे देश को दोनों प्रकार के खतरे हैं। इसके अलावा इतने विशाल देश में हर साल हर महीने कोई ना कोई दैवीय आपदा भी आती रहती है। यानी कि हमारी सेनाओं को हम किस प्रकार से कार्य करने की छूट दें, उसको किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, ये भी हमें देखना पड़ता है। उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा देश एक बड़ा विशाल देश है। इस देश में, इतने बड़े विशाल देश में आंतरिक समस्याएं भी मौजूद हैं और बाह्य समस्याएं भी मौजूद हैं। इसके अलावा दैवीय आपदा भी हमारे देश में कोई ना कोई आई रहती है। हर महीने देश के किसी ना किसी राज्य में कोई ना कोई दैवीय आपदा आती ही रहती है। आधुनिक युग में युद्ध का स्वरूप हर समय बदलता रहता है, तो सेनाओं के कार्य और उनके संगठन के भी उसी के अनुरूप बदलते रहते हैं।
यानी कि आज का समय आधुनिक समय है, मॉडर्न टाइम है। मॉडर्न टाइम के हिसाब से हमारी सेनाएं भी उसी के अनुरूप अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो कार्य करने की प्रणाली है, उसको विकसित करती रहती हैं। हमारे देश में हमारी सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति हैं, यानी कि हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में सबसे ऊपर हमारे राष्ट्रपति जी माने जाते हैं, हमारी सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी। इसके बाद देश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल का होता है, यानी कि राष्ट्रपति जी के बाद जो उत्तरदायित्व आ जाता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का आ जाता है, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री जी होते हैं। मंत्रिमंडल में ये उत्तरदायित्व रक्षा मंत्रालय का आ जाता है। रक्षा मंत्रालय के बाद ये उत्तरदायित्व एनएसए का आता है। एनएसए के बाद फिर तीनों सेनाओं के प्रमुख है उनका आता है, और उनकी बहुत सारी कमेटियां होती हैं। इस प्रकार यह उत्तरदायित्व राष्ट्रपति जी से लेकर सेना के सबसे छोटा जो कर्मचारी है, छोटा सिपाही है, उस तक आता है। यानी कि हमारी रक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो सेना के सबसे छोटे सिपाही से लेकर राष्ट्रपति तक जाता है। तो ये हमारी सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 8 पे आता है करंट सर्कमस्टांस। वर्तमान परिस्थितियां। वर्तमान हालातों का रक्षा नीति में विशेष स्थान है। रक्षा नीति में उस राष्ट्र के वर्तमान के आंतरिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक, मनोवैज्ञानिक व भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है। यानी कि जब भी हम रक्षा नीति बनाते हैं तो देश के वर्तमान हालात कैसे हैं, हम उनको जरूर ध्यान में रखते हैं। वर्तमान समय में हमारी आंतरिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, हमारी बाह्य परिस्थितियाँ कैसी हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कि हमें जो मुख्यतः खतरा है वो बाहरी है या आंतरिक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हर समय बदलती रहती है, उसका भी अपने राष्ट्रीय हितों के नज़रिए से ध्यान रखना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थिति होती है वो हर समय बदलती रहती है। आज के समय परिस्थिति कुछ और है, कुछ समय बाद हो सकता है वो परिस्थिति कुछ और हो जाए, तो उसके अनुरूप भी हमें अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी पड़ती है और अपनी रक्षा नीति को उसके अनुरूप बनाना पड़ता है। भारत की सुरक्षा के लिए आज से कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खालिस्तानियों की गतिविधियाँ लगातार बढ़ रही हैं। खालिस्तानी जो मूवमेंट है वो लगातार भारत के खिलाफ अपनी कार्रवाई है उसको आगे बढ़ा रही है। इसका जो मुख्यतः केंद्र है वो कनाडा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन में भी ये लोग जोर पकड़ रहे हैं। तो ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से अगर हम देखें तो ये हमारी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान लगातार असफल राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। इसके बावजूद भी वो आतंकवाद को बढ़ावा देने से पीछे नहीं हट रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान लगातार मजबूत हो रहे हैं, ये भी हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत ने अफगानिस्तान में बहुत करोड़ों अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। अगर वहाँ पर तालिबान हद से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं तो हमारा ये पैसा है इसके डूबने का खतरा हमारे सामने खड़ा है। इसके अलावा चीन भी भारत की भूमि को हड़पने की नीतियाँ बनाता रहता है। उसको अभी हमने गालवान में अच्छा सबक सिखाया है। इसके बावजूद भी चीन एक बड़ा खतरा तो हमारे सामने मौजूद है ही। इसके बाद आता है फ्यूचर प्लान्स, भावी योजनाएं। रक्षा नीति में भविष्य की चुनौतियों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। वर्तमान में सैन्य गुटों के स्थान पर सैन्य कूटनीतिक चालों का ज़्यादा महत्व हो गया है। यानी कि सैनिक हमला करने के बजाय हम डिप्लोमेसी के द्वारा भी अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। तो आज के समय में जो सैनिक कार्रवाई होती है उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसके बजाय डिप्लोमेसी जो होती है उसको ज़्यादा कारगर हथियार माना जाता है। वर्तमान समय में तुर्की लगातार कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्तमान में हमारी जो भावी योजनाएं हैं हमें किस प्रकार से उनको अपने अनुरूप ढालना पड़ेगा। तुर्की लगातार कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है। चीन पहले ही पाकिस्तान के साथ है। इसके अलावा कुछ समय पहले मलेशिया भी इस मामले में अपनी टांग अड़ा रहा था। खैर उसको तो हमने किसी प्रकार से शांत कर दिया, अब वो नहीं बोल रहा। लेकिन ये दोनों देश लगातार भारत के खिलाफ अपनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। इसके अलावा चीन जो है वो भी भारत के कुछ हिस्सों के ऊपर स्थायी तौर पर कब्जा करना चाहता है। गालवान की झड़प उसी का एक उदाहरण है।
तो अगर यहाँ पर हम ये देखें तो वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से हमें अपनी रक्षा नीति को और ज़्यादा सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। हमारे कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा ढील देने के बजाय उनको तुरंत हल करना चाहिए, जिसमें पीओके का मुद्दा सबसे पहले है। हमें जितना जल्दी हो सके पीओके को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमारे लिए इसको हासिल करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। आज का समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक दृष्टिकोण। रक्षा नीति बनाते समय उस राष्ट्र के राजनीतिक दृष्टिकोण का समुचित ध्यान रखा जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण यह देखता है कि राष्ट्र के राष्ट्रीय हित क्या हैं, उनकी सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है। यानी कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज है, वो ये देखती है कि विदेश नीति के हिसाब से या घरेलू नीति के हिसाब से हमारे राष्ट्रीय हित क्या हैं, हमें उनकी सुरक्षा कैसे करनी है। यानी कि मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको कनाडा का दे रहा हूँ। कनाडा लगातार खालिस्तान के मुद्दे पर भारत के खिलाफ रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति है वो इस बात के ऊपर है कि कनाडा को हम किस प्रकार से टारगेट कर लें और उसको वो खालिस्तान के मुद्दे का समर्थन ना कर पाए, उसको इसके लिए ऐसे कैसे समझाएं। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो नीतियां हैं उनको और ज़्यादा सुदृढ़ करें। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इन सब मुद्दों के ऊपर अपनी जो कार्रवाई है वो करती रहती है।